दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों हम अपने वीडियो कोर्स के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स तैयार करा रहे हैं और इसमें हम बच्चों मैक्रो जो है वो तैयार करा रहे हैं। तो जो बुक है ये वाली बुक हमने यूज़ की है फ्रेयॉन की, और इसके जो 10th एडिशन मेरे पास है और इसमें हम लेसन नंबर 5 पर आ गए जो कि है द केंजियन सिस्टम मनी इंटरेस्ट एंड इनकम। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी सारी की सारी वीडियो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स में मिलेंगी। तो वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, आप पूरी की पूरी वीडियोस जो हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा हमारा एक चैनल है VES इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हम अवेलेबल कराएंगे वो सब की सब आपको उसी चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केंज की। देखिए केंजियन जो थ्योरी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, यानी किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है, यही जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केंजियन मॉडल में जो मनी है, मनी इज प्ले की रोल टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। हालांकि ये बात किस तरीके से बना ये मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। तो यहां पे केंज का ये मानना था कि ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई, और ये मनी डिमांड है। तो ये जो है ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करती है, यानी कि यहां पे मैं इसको आई बोल रहा हूं। तो किस तरीके से डिटरमाइन होगा, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आपको समझ लेने चाहिए। सबसे पहला है ऑल फाइनेंशियल असेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मनी एंड ऑल नॉन मनी असेट, जिसको कि हम बोर्ड में बोला गया है। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि जो मनी है आप या तो मनी रखोगे अपने पास में या आप बॉन्ड बाय रखोगे। तो इसी के अंदर आपकी जो वेल्थ है वो रखी गई है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी M+B = वेल्थ, ये आपकी मनी की वेल्थ है। इसके अलावा मनी इज परफेक्टली लिक्विड, यानी कि मनी जो है वो परफेक्टली लिक्विड का मतलब है जब चाहे आप उसे खर्च कर सकते हो, जब चाहे आप उसे बॉन्ड में बदल सकते हो, जब चाहे आप उसे बॉन्ड से नकदी में बदल सकते हो। लेकिन जो बॉन्ड है वो लेस लिक्विड है, इसका मतलब मनी को बॉन्ड बदलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बॉन्ड को मनी में बदलने में आपको टाइम देना पड़ेगा या टाइम लगेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है जो बॉन्ड पे मिलता है बॉन्ड मार्केट में। इसके अलावा बॉन्ड इज मॉडल टू बी होमोजीनियस इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि बॉन्ड जो है वो सभी प्रकार से अलग अलग है। लेकिन आप रियल मार्केट में देखोगे तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, किसी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, किसी में रिस्क फैक्टर कम होता है, किसी की ड्यूरेशन 40 साल है, किसी की 20 साल है। लेकिन यहाँ पे ये मान के चला है कि हमारा जो बॉन्ड है वो सेम रहेगा। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं किस तरीके से हमारा मॉडल डेवलप होता है। तो केंज ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस वर्ड यूज़ किया। देखिए यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्या मतलब है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि वो पैसा जिसे आप लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हो। अब क्यों रखना चाहते हो वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे सपोज कीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का वो हिस्सा जो मैं अपने पास लिक्विड रखना चाहता हूं वो कहलाएगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस। यानी कि सारा का सारा पैसा तो मैं लिक्विड रखूंगा नहीं, क्योंकि पैसे को लिक्विड रखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी कि अगर उस पैसे से मैं बॉन्ड बाय कर लूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर मैं पैसे को लिक्विड रखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उस इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा या उस इंटरेस्ट का फॉरगन करना पड़ेगा जो मुझे मिलता अगर मैं बॉन्ड में रखता। यानी कि बॉन्ड का लिक्विड पैसे का सबसे बड़ा दोष ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। लिक्विड मनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लिक्विड मनी यानी कि जो कैश है उसको आप जब चाहे तब, जहां चाहे तब, जिस मर्जी चाहे उस मर्जी पे खर्च कर सकते हो। तो केंजियन टर्म फॉर द डिमांड फॉर मनी रिलेटेड टू द बॉन्ड, यानी कि आप अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा रखोगे, ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कम है, और लिक्विडिटी कम का मतलब है कि जो आपकी बॉन्ड है वो ज़्यादा है। यानी कि पैसे वेल्थ को या तो आप लिक्विड रखोगे या वेल्थ में रखोगे। इसीलिए उन्होंने देखिए ये वाला वर्ड यूज़ किया है, यानी कि वेल्थ जो होता है वो क्या होता है, मनी प्लस बॉन्ड, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे भी बताया था।
तो इसको डब्ल्यू एच लिखा है तो हम भी डब्ल्यू एच लिख देते हैं। एट इक्विलिब्रियम डिमांड फॉर बॉन्ड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ बॉन्ड, यानी कि एक तरीके से डिमांड ऑफ बॉन्ड और सप्लाई ऑफ बॉन्ड बराबर बराबर होंगे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम इन बॉन्ड मार्केट इंप्लाइज इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, तो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां बॉन्ड मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा। एट इक्विलिब्रियम डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि इस केस में सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी बराबर बराबर का मतलब है कि डिमांड फॉर बॉन्ड एंड डिमांड सप्लाई फॉर बॉन्ड भी बराबर बराबर है। हालांकि यहाँ पे डिमांड फॉर बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस केस में मनी सप्लाई मनी डिमांड बराबर होती है, उसी केस में मनी बॉन्ड की डिमांड और बॉन्ड की सप्लाई भी बराबर होती है। तो बच्चों डिमांड फॉर मनी क्या होती है हम वो समझते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है वो समझते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की। देखिए केन्स के हिसाब से 3 वजह से मनी की डिमांड की जाती है। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन डिमांड, इसको मैं टीडी बोल देता हूं। दूसरा है प्रिकॉशनरी डिमांड, जिसको पीडी बोल देता हूं। और तीसरा है स्पेकुलेटिव डिमांड, जिसको मैं एसटी बोल देता हूं। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन डिमांड की, तो ट्रांजैक्शन डिमांड जो होती है इसका मतलब है कि जब हम सुबह उठते हैं हमें खर्चा करना पड़ता है, दोपहर में खर्च करना पड़ता है, रात को खर्चा करना पड़ता है, सोते समय खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर आप नींद में भी ले रहे हो तभी भी आपका खर्चा चल रहा है, क्योंकि बिजली चल रही है, क्योंकि आपका एसी चल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा नहीं रुकता, आपको ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए मनी को लिक्विड फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। अगर आप 100% पैसा बॉन्ड में रख लोगे तो बॉन्ड से तो आप मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीद सकते, बॉन्ड से जाके मार्केट में दूध नहीं खरीद सकते। इसका मतलब आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए लिक्विड रूप में रखना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट से डिटरमाइन नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें करता नहीं है तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कि हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम कर दें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पूरी तरीके से इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट है, बल्कि ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पर। यानी कि इनकम का लेवल ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, इनकम का लेवल कम होगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम होगी। तो इसका मतलब ये हमारा है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। इसका मतलब ये उस उद्देश्य के लिए पैसा लिया गया है जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको मनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन मोटिव ट्रांजैक्शन करना है। दूसरा है बच्चों दूसरा है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। देखिए दुर्घटना, चोट लगना, आग, भूकंप, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो होती हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अपने घर से जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, हालांकि आपको पता है कि कॉलेज में मुझे कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पैसा लेके जाता हूँ जेब में, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस पैसे का मैं खर्च करके उस इमरजेंसी से बाहर निकल सकूँ। देखिए घर से कॉलेज जाने के बीच में तमाम तरीके की मुश्किलें आती हैं और उसकी वजह से हो सकता है मुझे खर्चा करना पड़ जाए। उन सभी के लिए मैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी पैसा अपने पास रखता हूं। यानी कि ये पैसा भी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड उतनी तरीके से नहीं करेगा, बल्कि ये पैसा भी इनकम पे डिपेंड करेगा। यानी कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए ज्यादा पैसा रखेगा, और जिसकी इनकम कम होगी वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कम पैसा रखेगा। तो सिंपल शब्दों में हम अगर कहें तो इसको उन्होंने M1 कहा। यानी कि M1 में क्या शामिल है, TD प्लस PD। और ये इनकम से किस तरीके से रिलेटेड करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये इंटरेस्ट रेट से इस तरीके का होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट और M1, क्योंकि M1 मतलब मनी डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो लेकिन अगर मान लीजिए कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूं, इस तरीके से भी। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा तो हो सकता है कि आपकी जो डिमांड फॉर मनी है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, वो भी घट जाए। ओके बच्चों, तो ये आपको बेसिकली बात समझनी है कि देखिए ये हमने समझा। इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव का क्या मतलब है, सट्टेबाजी। देखिए मैं आपको समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। ओके देखिए, सपोज कीजिए एक होता है इंटरेस्ट रेट, एक होता है बॉन्ड प्राइस, ठीक है जी, एक होता है लिक्विडिटी, पैसा जो मेरे पास है। अब सपोज कीजिए कि बॉन्ड जो है वो कूपन प्राइस आप बोलते हैं नॉर्मली इसके प्राइस को, और ये नॉर्मली एट डिस्काउंट पे रिलीज होता है, और जो पार है वो उस पर मतलब एक तरीके से ऑनर होता है। तो मान लीजिए कोई बॉन्ड जो है वो 90 रुपये का है और आपको 1 साल बाद उससे 100 रुपये मिलेंगे। एक तरीका तो ये है। तो आप क्या करते हो, मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ आपके पास है टोटल मिलाकर,
और आप 50% पैसा डिमांड फॉर मनी करते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो, 50% पैसा लिक्विड रखते हो ताकि इन दो पर्पज़ के लिए पैसा खर्च किया जा सके, और 50% पैसा आप क्या करते हो, बॉन्ड बाय कर लेते हो। अब मान लीजिए कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़कर 95 हो जाए, इसका मतलब बॉन्ड आप कह सकते हो एक तरीके से महंगा हो गया। इसका मतलब है कि जब बॉन्ड महंगा हो गया तो इसके मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। देखिए कैसे गिर जाएगा इंटरेस्ट रेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो ये मिल रहा था 10 रुपये का फ़ायदा 90 रुपये पर। अब आप इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो 5 को 95 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा लगभग 5% से थोड़ा सा ज़्यादा करीब आएगा। मैं 5% अप्रॉक्सली मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे 11% अप्रॉक्सली मान लेता हूँ। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ा आपका इंटरेस्ट रेट गिर गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर चुका है इसलिए आप मनी की लिक्विडिटी की जो डिमांड है वो 80% तक करोगे। ये मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने बॉन्ड का प्राइस बढ़ा, जब बॉन्ड का प्राइस 90 रुपीज से 100 रुपीज हुआ तो आपको जो मिलने वाला रिटर्न है वो 10-11% से घट के 5% के आसपास रह गया। अब ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मैंने तो बस सिंपल कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो 11% से 5% रहने का मतलब है कि अब आप क्या करोगे, लिक्विड रखना शुरू कर दोगे। अब मान लीजिए 1% के लिए कि 98 रुपीज़ हो जाए, यानी कि 98 रुपीज़ लगाने पर आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये लगभग 2% के आसपास रह गया। इस केस में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बॉन्ड में लगाना नहीं चाहेगा, यानी कि 100% पैसा जो है वो अब रखा जाएगा एज ए लिक्विड फॉर्म में। यानी कि एक तरीके से ये वाली कंडीशन आ गई है, यानी कि ये वाला जो केस है ये क्रिटिकल लेवल पे आ गया, ये क्रिटिकल लेवल पे आ गया, यानी कि ये वाला जो रेट है वो क्रिटिकल लेवल पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट गिरकर 2.1% रह जाता है तो हम किसी भी तरीके से पैसे को लिक्विड रखना नहीं चाहेंगे, बल्कि सारा का सारा पैसा जो है किसी भी तरीके का बॉन्ड बाय करना नहीं चाहेंगे, बल्कि सारा का सारा पैसा जो है वो लिक्विड रखना चाहेंगे। इसका मतलब एक तरीके से आपके पास पैसा होगा ताकि फ्यूचर में आप क्या कर सको, जब बॉन्ड का प्राइस गिर जाए या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तब आप उस पैसे को खरीद सको, यूज कर सको, आप एक तरीके से कह सकते हो बॉन्ड को बाय करने में। तो बच्चों यही बात, सारी की सारी बातें हमें बताने की कोशिश की गई है। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है मनी वुड बी स्पेकुलेटिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। बॉन्ड प्राइस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद बॉन्ड यील्ड, यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है आप देख पा रहे हो जो बॉन्ड की यील्ड है वो घट रही है ना। बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड की यील्ड घटेगी। इन कैपिटल लॉस आउटवेट इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू होल्ड मनी, यानी कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कैपिटल लॉस होने की संभावना ज़्यादा है या आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप सारा का सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना शुरू करोगे। तो बच्चों डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। देखिए डायग्राम में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड है उसकी बात हम कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा पैसा हम अपने पास लिक्विड रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि वेल्थ माइनस W1। ओके बच्चों, और हमारा ये क्रिटिकल लेवल है इंटरेस्ट का, यानी कि इस लेवल के ऊपर तो हम अपना बॉन्ड बाय करेंगे लेकिन इस लेवल से नीचे बाय नहीं करेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बार डायग्राम को और सिंपल करके ये वाला डायग्राम बता देता हूं। देखिए हम ऑलरेडी समझ चुके हैं M1 का डायग्राम हमारा कैसा है। M1 का डायग्राम हमारा इस तरीके का है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये हमारा M1 को दिखा रहा है, यानी कि ये किससे मिलकर बना है, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड ट्रांजैक्शन डिमांड से। बात करते बच्चों इसकी M2 की, तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है इस तरीके का डिमांड बन जाएगा, यानी कि ये हमारा MD है, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जिस केस में आपका इंटरेस्ट रेट आपके जो क्रिटिकल लेवल है 2.1% पर आ गया, वहां पर आप क्या करोगे, सारा पैसा अपना लिक्विड रखना शुरू कर दोगे, किसी भी तरीके का पैसे को आप बॉन्ड में नहीं लगाओगे। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना गिर चुका है, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना गिर चुका है कि अब हम और ज्यादा
इंटरेस्ट रेट में फॉल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट को फॉल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो ट्रैप है वो लिक्विड बन गया है। इसका मतलब जो भी पैसा आप मार्केट में लाओगे वो सारा का सारा पैसा लोग कैश रखना शुरू कर देंगे, किसी भी तरीके से बॉन्ड में लेके बाय नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके का ये एक केंजियन रेंज हो गई है मनी डिमांड की, मनी सप्लाई मनी डिमांड की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यहाँ पे यही चीज़ से लिया गया है। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ दें, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मान लीजिए मैं इसी को इस तरफ जोड़ देता हूं, मान लीजिए यहीं पे हम इस डायग्राम को जोड़ दें, अगर हम ये डायग्राम जोड़ देते हैं तो आपका जो मनी डिमांड का डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। आप करके देख लीजिएगा इस तरीके से। कई बार इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है बुक्स में, कांस्टेंट। तो अब मनी डिमांड बिल्कुल वही चीज आ गई जो लिक्विडिटी ट्रैप है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, ये रिमूव करके देखिए इस तरीके का मनी डिमांड। ओके बच्चों, सो ये हमारा जो मनी डिमांड है ये किसका फंक्शन है? मनी डिमांड जो है इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड आर, यानी कि वाई से ये पॉजिटिव रिलेटेड है और आई से ये नेगेटिव रिलेटेड है। यानी कि इंटरेस्ट रेट्स का और मनी डिमांड का डिमांड ऑफ रियल बैलेंस या मनी डिमांड मनी सप्लाई आप लिख देते हो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारा नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ? इंटरेस्ट रेट के साथ में, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इस तरीके का मनी डिमांड कर्व आपको डेरिवेट करके दिखाया गया है। तो इसको बोला जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी। ये वाला कहलाएगा टोटल डिमांड फॉर मनी। और ये किससे मिलकर बना है बच्चों? देखिए ये वही रेट है 2.1 वाला, यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डिमांड फॉर रियल बैलेंस है वो घट रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरीके से मॉनेटरी इक्विलिब्रियम होता है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि जो मनी डिमांड है वो हमने ये मान लिया। हालांकि जब आप बुक देखोगे तो उसमें लीनियर माना गया है तो आप भी यही मान लेना मनी डिमांड, जो कि किसका फंक्शन है? वाई का और आर का, आर से नेगेटिव और वाई से पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी डिमांड जो है वो हमने डेरिवेट कर लिया। मनी डिमांड का डाउनवर्ड होता है क्योंकि मनी डिमांड का 3 उद्देश्यों से किया जाता है, प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव। तीनों को मिलाकर हमने मनी डिमांड कर को डेरिवेट डाउनवर्ड बनाया है। और ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को हमने कांस्टेंट इसलिए माना है बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। इंडिया के केस में आरबीआई, किसी और के केस में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो कंट्रोल करते हैं। एंड दिस इज द इंटरेस्ट रेट R0। और ये जो ये वाला है ये क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल है। अब अगर हम ये माने कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, यानी कि वो इकोनॉमी में मनी को ज्यादा मात्रा में मनी को लेकर आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है इट विल बी शिफ्ट राइटवर्ड। इससे क्या होगा, जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर जाएगा और क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो बढ़ जाएगी। यानी कि इस केस में हमें ये बताया गया है कि लेट अस अज्यूम दैट एमएस इंडोजीनियस, जैसा कि हमने आपको बताया इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं करता बल्कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसे इन्फ्लुएंस करती है। विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई शेड्यूल शिफ्ट राइटवर्ड, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई का राइटवर्ड चला जाएगा। एंड इनिशियल इंटरेस्ट रेट इज R0, देयर इज एक्सेस सप्लाई एट, यानी कि R0 पर अब आप देखोगे इस वाले लेवल पे, तो इस वाले लेवल पे अगर हम ये ले लें तो इसका मतलब है इस वाले लेवल पे एक्सेस मनी सप्लाई है, एक्सेस मनी सप्लाई है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिरेगा और गिरते 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 उस स्थिति में आ जाएगा जहां पर मनी डिमांड मनी सप्लाई बराबर है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहलाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की। बेसिकली हमें ये याद रखना है इस पूरे के पूरे में कि ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कई बार आपको वीडियो में देखिए इस तरीके का कर्व बनेगा ऐसा, जहां पे आपको समझना है कि इस केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, अगर आप लिक्विडिटी ट्रैप में आ जाते हो, अगर उस केस में मनी सप्लाई बढ़ाते हो
तो किसी भी तरीके का असर आपको देखने को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट रेट पर। तो बच्चों टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हमारा एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं व्हाई वी नीड ISLM। तो देखिए ये टॉपिक फर्दर जाके ISLM बन जाएगा। हालांकि अगर आप अपनी बुक्स देखोगे तो इसी चैप्टर में आपको ISLM दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अगले चैप्टर में ही ISLM का पूरा कंसेप्ट डालूंगा, जिसमें ISLM का स्लोप और इसके अलावा डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं कराने वाला हूँ। लेकिन बच्चों वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है यानी कि ISLM का जो चैप्टर है वो हम डॉन बुश की बुक से बना रहे हैं। देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉन बुश की बुक जो है वो BCom ऑनर्स के स्टूडेंट को लगी हुई है और मुझे उसको पढ़ाने की आदत है क्योंकि हम रेगुलर उसको पढ़ाते रहे। तो मैं ISLM का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बल्कि अच्छा है इस बुक से, इस बुक के कंपैरिजन में उसमें अच्छा लिखा हुआ है, या हो सकता है कि मैं उस बुक को लगातार पढ़ता रहा हूं इसलिए मुझे उसमें अच्छा लगता है, लेकिन कंसेप्चुअली बात वही है। अगर आप पूरा का पूरा कंक्लूजन लगा लोगे तो वही है। यहाँ पे अगर आप बात करें कि हमें ISLM क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्योंकि देखिए ये वाला जो है ISLM ये बता रहा है कि मनी सप्लाई का केवल मनी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब हमें पढ़ना है कि गुड्स मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, उससे वाई के लेवल पे क्या असर पड़ेगा, तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमें ISLM मॉडल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगली वाली वीडियो से बच्चों हम आपको ISLM का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो कवर कराएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आने वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।